Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 5 को स्टडी किया, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. यह जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है और इसका जो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, हमने इस चैप्टर की स्टडी की. और आज की क्लास के अंदर अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि इस सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं. लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 में लिखे हुए हैं. तो जो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है. पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी कि जो गोवा में जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो पुरानी यादों के बारे में किस चीज़ को लेकर के बड़े खुश होते रहते हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, यानी कि जो गोवा के जो बुजुर्ग लोग हैं वह पुर्तगाली के जो पुराने जो उनके लिए बहुत ही अच्छे दिन थे उन चीज़ों को लेकर के पुरानी यादों में खोए हुए रहते हैं, यानी कि उन दिनों को याद करते हैं. आगे आप इसमें लिखते हैं कि दे मिस फॉन्डली द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड, कि वह पुर्तगाली के उन ब्रेड को यानी कि उन पाव को याद करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और उनको याद करने में उनको बड़ा मज़ा आता है. द ईटर्स ऑफ द लॉस माइट हैव वेनिस्ड, यानी कि उन पाव को खाने वाले लोग हो सकता है कि वे ख़त्म हो गए हो, वे अब नहीं हैं, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं. आगे आप इसमें लिखते हैं कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्टेड, यानी कि जो पुराने समय से चलती आ रही जो उनकी भट्टियाँ थी जिसमें वो पाव को बनाते थे वे आज भी वहाँ मौजूद हैं. दे मिस वे याद करते हैं द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, यानी जो पाव बेचने वाला जो पारंपरिक पाव बेचने वाला जो उनका होता था, जो उनके पास आया करता था, उसके पास एक बांस होता था जिसके ऊपर वो झनकार करने के लिए कुछ वस्तुएं बनती थी. तो उसको जब वो ज़मीन पर मारता था एक ठड यानी कि धम की जैसी आवाज़ आती थी, तो वे उस धम की आवाज़ को बड़े याद करते थे, जिसका मतलब ये होता था हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जिससे कि उसके आवागमन के बारे में पता चलता था. वो इस चीज़ को भी याद करते हैं. आगे आप इसमें लिखते हैं कि ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में अपने बचपन के दिनों के दौरान द बेकर्स यूज टू बी देयर फ्रेंड कंपेनियन एंड अ गाइड एज वेल, कि जो पाव बेचने वाला था वो उनका दोस्त भी था, उनका साथी था और उनका मार्गदर्शक भी था. वो इन सारी बातों को याद करते हैं. अब है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपसे पूछा है कि इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, यानी कि ब्रेड बनाने का जो व्यवसाय है क्या वो अभी भी गोवा में प्रचलित है. हाउ डू यू नो, आप इसे कैसे जानते हो. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इट इज़ यस, हाँ, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, यानी कि ब्रेड बनाने का जो व्यवसाय यानी कि पाव बनाने का जो व्यवसाय है वो अभी भी गोवा में प्रचलित है. आई नो दिस, मैं इसको जानता हूँ, बाय दीज लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इस चैप्टर की कुछ लाइनों से यह मुझे पता चलता है. तो वे लाइनें कौन सी, तो सबसे पहले आप इसमें लिखते हैं कि वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, यानी कि हमारे बीच में वे सभी मिश्रण करता है जो कि पाव के कार्य के अंदर मिश्रणकर्ता का कार्य करते थे. द मॉड्यूलर्स, और वे भी हैं जो उनको सांचे में ढालते थे, और वो भी हैं दोज हु बेक द लोव्स, जो कि ब्रेड को सेका करते थे, वो सभी हमारे बीच में हैं. आगे आप इसमें लिखते हैं कि दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्टेड, यानी कि उनके द्वारा जो यूज़ किए जाने वाली जो एक भट्टी थी जिसके अंदर वो उसको पकाया करते थे, वो भट्टी अभी भी वहाँ पर मौजूद है, वो भी अस्तित्व में हैं. आगे आप इसमें लिखते हैं कि मे बी फादर इज़ नॉट लाइव, हो सकता है कि पिता अब नहीं रहे, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो अपने परिवार के इस व्यवसाय को आगे बनाए रखे हैं. इट क्लियर्स दैट, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, यानी कि ब्रेड बनाने का जो व्यवसाय है वो अभी भी गोवा में प्रचलित है. आगे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, यानी कि पाव बेचने वाले वहाँ पर क्या कहलाते हैं. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, यानी कि पाव बेचने वाले को वहाँ पर पेडर कहा जाता है. आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया कि व्हेन वुड द बेगर कम एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन जो पाव बेचने वाला वहाँ पर वो कब आता था. वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ पड़ते थे. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं द बेगर वुड कम ट्वाइस अ डे, कि जो पाव बेचने वाला तो वहाँ पर एक दिन में कम से कम 2 बार तो जरूर आता ही आता था. वंस, एक बार तो जब आता था,
ही वुड कम वैन, यानी कि वह एक बार तो जब आता था, वैन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, कि जब वो अपने घर से सुबह बाहर निकलता था, ऑन ही सेलिंग राउंड, अपने पाव को बेचने के लिए, एंड देन अगेन, और पुनः वो वहाँ पर आता था, ही वुड रिटर्न, कि वो जब वहाँ से वापस आता था, आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, कि वो अपनी बहुत बड़ी बास्केट को जिसके अंदर वो पाव रख करके बेचने के लिए जाता था, उसको खाली करने के बाद जब वो वापस आता था, तो एक बार वो पुनः जब आता था। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, कि बच्चे उसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे, फॉर चूजिंग, चुनने के लिए, देयर फेवरेट ब्रेड बंगल, अपने पसंदीदा ब्रेड चूड़ियों के लिए, या फिर स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, या फिर विशेष रूप से बनी मीठी जो ब्रेड थी उसको पाने के लिए बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। आगे इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन और भी जो आपके पेज नंबर 65 पर है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वह है कि मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ अ मस्ट, यानी कि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आपको मिलान करना है, यानी कि आपस में इनको मैच करना है। तो इसका आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि जो पहला पॉइंट है, एज मैरिज गिफ्ट, यानी कि एक वैवाहिक तोहफे के रूप में जो ब्रेड से जो चीज़ें बनती थी उनको हम क्या कहते थे, तो इसमें लिखा हुआ है स्वीट ब्रेड कोल्ड बॉल, यानी कि एक मीठे ब्रेड से जो चीज़ वहाँ पर बनती थी उसको बोलते हैं बॉल। सेकंड पॉइंट में है फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, किसी पार्टी के लिए फिर किसी दावत के लिए, तो यहाँ पर आप इसे मैच करेंगे ब्रेड है। फॉर पॉइंट जो थर्ड है इसमें आप लिखेंगे कि फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, या फिर किसी बेटे की जो शादी ब्याह वगैरह होते थे उसके लिए वहाँ पर तैयार किया जाता सैंडविच। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है फॉर क्रिसमस, और उनका जो त्यौहार होता था क्रिसमस उसके लिए वो मैच हैं केक्स एंड बॉलिनहर्स, जो कि सब उस ब्रेड से बनाई जाती थी। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट डिड द बेकर्स वेयर, यानी कि पाव बेचने वाले क्या पहना करते थे। इसमें दो समय के बारे में लिखा हुआ है। पहला समय है इन द पोर्टुगीज डेज, यानी कि जो पुर्तगाली के जो दिन थे, यानी कि पुर्तगाली का जो समय था उस समय में वो क्या पहना करते थे। और जो दूसरा है व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जो इस चैप्टर का जो लेखक है जब वो यंग थे तो उस टाइम पर वो पाव बेचने वाले क्या पहना करते थे। इसमें जो पहला आंसर है वह पुर्तगाली के दिनों के बारे में, यानी कि इन द पोर्टुगीज डेज, यानी पुर्तगाली के दिनों में द बेकर्स यूज्ड टू वियर अ पेक्युलर ड्रेस, यानी कि जो पाव बेचने वाले थे वो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहना करते थे। यहाँ पर पेक्युलर ड्रेस का होता है एक विशेष प्रकार की पोशाक, कोल्ड कबाई, जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह एक ही कपड़े से बनी हुई एक लंबी सी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नी, जो कि उनके घुटनों तक जाती थी। और आगे इसमें आप लिखेंगे कि जब जो ऑथर है वो यंग थे तो उसमें वो क्या पहना करते थे। व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब लेखक यंग थे, यानी कि जब लेखक जवान थे। द बेकर यूज टू वेयर अ शर्ट एंड ट्राउजर, यानी जो पाव बेचने वाले थे वो शर्ट और ट्राउजर, यानी कि पैंट के जैसा दिखने वाला एक ट्राउजर वो पहना करते थे। शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि अपनी पूरी लंबाई से छोटा होता था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो कि एक हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछेगा कि हु इनवाइट्स द कमेंट, यानी कि किस व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कही जाती है। ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, कि उसने पाव बेचने वाले के जैसी पोशाक पहनी हुई है। और ऐसा क्यों है, वाई। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, की कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक ऐसा हाफ पैंट यानी कि एक ऐसा नेकर पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जो कि घुटने से नीचे तक जाता है। इनवर्ट्स द कमेंट, तो उसी के बारे में ये टिप्पणी कही जाती है कि वह उसने पैडर की तरह की पोशाक पहनी हुई है। इट इज़ सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज इन दोज गुड ओल्ड डेज, यानी जो पुराने जो बहुत अच्छे जो दिन थे जिनको ये बुजुर्ग लोग याद करते हैं। आ पैडर यूज टू वियर सच टाइप ऑफ ड्रेसेस, के उस समय जो पैडर थे जो पाव बेचने वाले थे वो इसी प्रकार की ड्रेस पहना करते थे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया कि वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी कि पाव बेचने वाले का जो मंथली हिसाब किताब है वो कहाँ पर दर्ज होता था। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, कि जो पाव बेचने वाला था वो आमतौर पर अपने बिलों को महीने के अंत में इकट्ठा करता था, एकत्रित करता था। द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल्स इन पेंसिल, कि जो उसके मंथली अकाउंट थे यानी कि जो उनका महीने का हिसाब किताब था उसका जो ब्यौरा था उसको जो दर्ज करता था किसी दीवार पर पेंसिल से लिख करके उसको दर्ज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, यानी कि कटहल जैसी जो छवि है जो अपीयरेंस है उसका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि बेकिंग बीइंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी कि पाव बनाने का जो बिजनेस है वो
फ़ायदे वाला बिजनेस है, यानी कि उस व्यापार में काफ़ी फ़ायदा है। द बेकर्स, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स वर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। पाव बेचने वाला, उसका परिवार और उसके जो नौकर चाकर थे वो हमेशा खुश नज़र आते थे और सौभाग्यशाली और संपन्न नज़र आते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका गदराया शरीर यानी कि उनका हट्टा कट्टा जो शरीर था, वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, एक खुला प्रमाण था इस चीज़ का कि वो हमेशा खुश रहते हैं और पूरी तरीके से संपन्न हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को हैंडल किया है, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने अभी डिस्कस किए हैं, वे सभी क्वेश्चंस वे हैं जो कि आपके चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड है। और अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, जो कि आपके इस चैप्टर के बाद में आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित कुछ स्टेटमेंट, कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई है और आपको उनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बात सही है। तो आप इसके आंसर में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि द पेडर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम, यानी कि पुराने समय में गांव में जो पाव बेचने वाला व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तो क्या ये बात सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा है कि पेडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेज, यानी कि गोवा के गांव में पाव बेचने वाला अभी भी मौजूद है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड में लिखा हुआ है द पेडर वेंट अवे विद पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगाली के साथ ही पाव बेचने वाले वहाँ से चले गए थे। क्या यह बात सही है? नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 में लिखा है द पेडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, यानी कि जो पाव बेचने वाले थे उन्होंने लगातार जारी रखा है एक बहुत ही लंबी फ्रॉक के जैसा एक कपड़ा पहनने को, जैसे कि वो पहले ज़माने में पहना करते थे। तो ये बात सही नहीं है। अब उन्होंने अपने कपड़े को चेंज कर दिया है, अब वो एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहनते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन ओल्ड एज, यानी कि गोवा के गांव में पुराने समय के दिनों में ब्रेड और केक्स एक अटूट हिस्सा था वहाँ के जीवन का। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही, ये बात करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 6 में लिखा है कि ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी कि पारंपरिक तरीके से ब्रेड बनाने का जो व्यवसाय है जो कि पहले ज़माने से जो चलता आया है, क्या वो आज भी फ़ायदे वाला बिजनेस है? क्या उसमें आज भी फ़ायदा होता है? तो ये बात सही है। और अगले स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान में पाव बेचने वाला और जो उसका परिवार है वो भूखों मरते हैं। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, उनको कोई भी नुकसान नहीं है। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, यानी कि गोवा के गांव का जो जीवन था क्या उसमें ब्रेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है? हाउ डू यू नो दिस, आप इसको कैसे जानते हैं? तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि यस, हाँ, ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, यानी कि गोवा के जीवन में जो ब्रेड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आई नो दिस बाय द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस टेक्स्ट, इस चैप्टर में बताई गई कुछ सूचनाएं जिसकी वजह से मैं ये सब जानता हूँ। आगे आप इसमें लिखते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, यानी कि वैवाहिक तोहफे का कोई अर्थ नहीं होता था, मीनिंग नहीं होता है। एंड अ पार्टी और फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, चाहे कोई पार्टी हो या फिर कोई दावत हो, बिना ब्रेड के अपना आकर्षण खो देती है। सैंडविचेज आर प्रिपेयर्ड ऑन डॉटर्स एंगेजमेंट, और वहाँ पर जब किसी बेटे की एंगेजमेंट, शादी या सगाई होती है तो उसमें सैंडविचेस को भी तैयार किया जाता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि टिक द राइट आंसर, यानी कि सही जवाब पर निशान लगाइए। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग, कि जब लेखक निम्नलिखित बातों को कहता है तो उसका स्वर इन बातों के प्रति कैसा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि लेखक ने पुराने समय को याद करते हुए कुछ बातें कही हैं, तो उन बातों को कहने के लिए जो लेखक है उसका स्वर कैसा था? क्या उसका स्वर पुरानी बातों को याद करते हुए था? क्या उसका स्वर पुरानी बातों के प्रति आशापूर्ण था? क्या उसका स्वर पुरानी बातों को याद करते हुए काफ़ी उदासी से भरा हुआ था? तो ये सारी बातें आपको इनमें से बतानी है कि कुछ बातें कहते हुए पुराने समय से संबंधित लेखक का जो स्वर है वो कैसा था। तो लेखक इसमें अपनी पहली बात कहते हैं कि द थर्ड एंड द जिंगल्स ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन बी स्टिल हियर्ड इन सम प्लेसेस, यानी कि आज भी कुछ स्थानों पर
उस पाव बेचने वाले के जो बांस की जो धम की जो आवाज़ है और जो उसकी झनकार है आज भी सुना जा सकता है। तो इस बात को कहते हुए जो लेखक का वो स्वर कैसा है? इस बात को कहते हुए लेखक का स्वर है आशापूर्ण, यानी कि पाव बेचने वाले के बांस की जो धम की आवाज़ है और उसकी झनकार को आज भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। दूसरी बात लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मे बी फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता अब नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के व्यवसाय को आगे बनाए हुए हैं। तो इस बात को कहते हुए लेखक का जो स्वर है वो आशापूर्ण है, यानी कि लेखक को आज भी ये आशा है कि भले उनके पिता नहीं है लेकिन उनके जो बच्चे हैं अपने परिवार के व्यवसाय को बनाए हुए हैं। तीसरी बात लेखक यहाँ पर कहते हैं कि आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स, कि मैं आज भी उस पहले जो पाव की जो खुशबू है मैं आज भी उसको याद कर सकता हूँ। तो इसमें जो लेखक है अपनी बात को पुराने ज़माने की चीज़ों को याद करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक की जो आवाज़ है, जो लेखक का जो स्वर है वो पुरानी बातों को याद करते हुए, तो यहाँ पर है नॉस्टैल्जिक। पॉइंट नंबर 4 में लेखक कहते हैं कि द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, यानी कि टाइगर कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार जो गर्म चाय होती है वह सब कुछ धो करके साफ कर सकती है। तो इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं? इसमें लेखक बहुत ही मजाक तरीके से, मजाकिया अंदाज में कुछ बात कहते हैं कि जो पहले के जो बच्चे हैं वो अपने दांतों को साफ नहीं करते थे, सीधा वो पाव के लिए दौड़ पड़ते थे और सीधा गर्म चाय पी लिया करते थे। तो वो कहते हैं कि जब टाइगर ने कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं किया तो हम क्यों करें, आखिरकार जो हमारी चाय वो सब कुछ साफ और धो करके पूरा क्लियर कर सकती है। पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है कि केक्स एंड बॉलिन हर्स आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, उनके त्यौहार क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए जो केक एंड बॉलिन हर्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस बात को कहते हुए जो लेखक है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, वो कहता है कि ये बिल्कुल सच है, यानी वो कहना चाहते हैं कि उनके जो त्यौहार है जैसे कि कोई क्रिसमस है या फिर कोई अन्य फेस्टिवल है, उनके लिए केक्स और बॉलिन हर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पॉइंट नंबर 6 जिसमें लेखक कहते हैं कि द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यानी कि पाव बेचने वाला और उसका जो परिवार है वो कभी भी भूखे नहीं मरता था। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो हमेशा खुश और संपन्न नज़र आते थे। तो इस बात में भी पूरी सच्चाई है, इस बात में भी लेखक अपने आप को पूरा स्पष्ट करते हुए कहता है कि यह बात बिल्कुल सच है कि पाव बेचने वाले हमेशा खुश और संपन्न नज़र आते थे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, का जो पहला पार्ट है द बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा का पाव बेचने वाला, इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया और उनके आंसर्स को भी लिखा। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनको कुछ सीखने की कोशिश की होगी। और साथ साथ मैं ये भी आपसे आशा करता हूँ कि आपने साथ साथ अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे हमारे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जो कि कोड के बारे में लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।